नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका मित्र, आपका भाई और कहें तो आपका हिंदी शिक्षक सचिन सोलंकी स्वागत करता हूं आपके अपने एप्लीकेशन रोजगार विद अंकित पर। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और जो कुछ भी हमने अब तक पढ़ा है, जाना है, उसका आप प्रत्येक दिन रिवीजन कर रहे होंगे। तो ये पहले मुझे ये बताओ कौन-कौन रिवीजन नहीं कर रहा है और कौन-कौन हमारे जो प्रैक्टिस सेट है, यानी अभ्यास हम जो कर रहे हैं चैप्टर वाइज और कब करते हैं? संडे। समय 10 बजे, यानी कल 10 बजे हमारी कक्षा हुई थी मेन चैनल पर रोजगार विद अंकित पर और मैंने आपको बताया था और उस लिंक को मैंने ग्रुप में भी शेयर किया था जिससे कि जिसको नहीं पता है वो भी जुड़ जाए। तो मुझे लगा भी नहीं कि आप सभी साथी उसमें आए हो। यहाँ कक्षा में तो मुझे दिखते हैं थोड़ी सी ज़्यादा संख्या, लेकिन वहाँ पर वही 200-250 लोग ही थे। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि आप थोड़े से ज़्यादा होशियार हो गए हो, आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता ही नहीं है या संधि आपको कंठस्थ है इस वजह से नहीं आ पाए हो, ऐसा हो सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं, जो आ रहे हैं उनको कुछ न कुछ मिलेगा ज़रूर। और चलो ले लेते हैं हाज़िरी, करते हैं अपनी कक्षा की शुरुआत। तो देवानंद सिंह, प्रिया, आदेश लोधी, धर्मेंद्र, कौशेंद्र, नास्तिक, अच्छा जी, अभिषेक कुमार, शीतल दीक्षित, विवेक यादव, आफाक मंसूरी, पूजा सिंह। तो सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम। और जो अब भी गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, समझ लो मैं गुड मॉर्निंग लूंगा ही नहीं, मुझे आता ही नहीं है गुड मॉर्निंग। अच्छी सुबह, यही तो हो गया हिंदी में, मतलब अगर अर्थ निकाला जाए तो अच्छी सुबह। तो भैया हमारी अच्छी सुबह रहती ही है। रजत, आशीष, कमल, रवि, पुरुषोत्तम, अभिषेक, सत्यम, ज्योति, श्वेता पटेल, अंजलि, रितेश, प्रभात, मुरलीधर, शाहिल, सोनाली, कोमल, संदीप कुमार, प्रदीप कुमार, रंजना, सौरभ, लक्ष्य, प्रबल कुमार मिश्रा। अच्छा आपने ली थी कक्षा, बहुत ही अच्छी बात है आपने कक्षा ली। दीपांशु दुबे, नमस्ते मास्टर साहब। नमस्कार भैया जी, नमस्कार। और ठीक हो? घर सब कुशल मंगल? सब बढ़िया है ना? पढ़ाई चल रही है अच्छे से? चलो बढ़िया। चलो अब करें शुरुआत। अब मुझे ये बताओ, मैं गया हूँ भूल। अब मुझे भूलने की बीमारी है। कौन सी भूला? वही वाली। तो अब मुझे क्या पढ़ाना था, याद दिलाओ मुझे। हम क्या शुरू करने वाले हैं आज? हाँ जी, समास शुरू करेंगे ना? तो हेडिंग डालिए साहब, समास। कोई समास को समोसा नहीं समझेगा, ठीक है? समास क्या होता है ये अब हम जान लेंगे। कोई कह दे समास या कह दे रमास, तो वो अलग चीज है भैया, खाने की चीज है, ये पढ़ने की चीज है। आ जाओ सर। कंप्यूटर की क्लास क्यों नहीं हो रही है, इसका पता करेंगे क्यों नहीं हो रही है, ठीक है? आपने हमें बता दिया, समझो आपकी बात पहुंच जाएगी, ठीक है? गौरव कुमार, गन्ने भरवाने गए थे, कोई दिक्कत ना, वो भी काम जरूरी है लेकिन कक्षा जरूर करना, ठीक है? समास हम किसे कहते हैं? समास की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या कारण है समास पढ़ने का? ठीक है? शीतल दीक्षित, संज्ञा पढ़ाओ पहले। शीतल दीदी, मेरे पढ़ाने का तरीका कुछ अलग है। कैसे? देखो, मैं पहले पढ़ाऊंगा शब्द रचना कैसे होती है। क्या? शब्द निर्माण की इकाइयों को पढ़ाऊंगा पहले। तो शब्द निर्माण की इकाई कौन सी है? तो शब्द निर्माण आपके किस किस से होगा? तो सबसे पहले हमने पहले हमने वर्णमाला पढ़ ली। तो वर्ण से हम क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। तो वर्णमाला हमने जानी है और इस वर्णमाला के बाद हमने किसका नंबर लिया? संधि का। संधि के द्वारा एक नया शब्द बना सकते हैं हम, ठीक है? और अब जो दूसरी प्रक्रिया है वो हम पढ़ रहे हैं समास। और समास के बाद हम पढ़ेंगे उपसर्ग। क्या? उपसर्ग पढ़ेंगे। और उपसर्ग के बाद हम क्या पढ़ेंगे? प्रत्यय। जब हम शब्द बनाना सीख जाएंगे तभी तो हम पहचान करेंगे ये शब्द बना कौन सा है। क्या ये संज्ञा शब्द है बनने वाला? क्या जो हमें बनकर प्राप्त हुआ है वो शब्द विशेषण होगा? क्या ये शब्द हमारा क्रिया होता है? तो इन सारी चीजों पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम इनको पढ़ते हैं। शब्द निर्माण की ये 4 इकाइयां होती है, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उसमें से हमने एक समास को उठाया है, इसको पढ़ेंगे, जानेंगे क्यों इसकी आवश्यकता पड़ती है हमें, ठीक है? तो समास, अगर इस शब्द को मैं तोड़ूं, आपने संधि पढ़ी है, तो संधि के द्वारा इसको तोड़ो कि देखो जी ये बन सकता है समधन आस। समधन आस।
तो सम इसमें उपसर्ग है, आस इसमें हमारा क्या है, एक धातु है, और आस का अर्थ होता है पास बैठाना। और इस मैं इसकी बात करूं, संधि पहचानने में दिक्कत होती है, शाहनी दीदी आपको क्या करना है, अभ्यास करना है, ठीक है, खुद से अभ्यास करो। अब इस शब्द का एक अर्थ निकालना चाहूं तो इस शब्द का एक अर्थ आता है मिलाप, क्या, मिलाप, या इसका अर्थ निकलेगा सिकुड़न या सिकुड़ना, एक सिकुड़ने की प्रक्रिया है, या इसको बोलेंगे संक्षेपीकरण, संक्षेपीकरण, ठीक है, या मिलाना, मिलाना, ठीक है, क्या, या बोल देते हैं मिलाना। तो मिलाप, सिकुड़ना, संक्षेपीकरण, मिलाना, ठीक है, संपूर्णता, संपूर्णता, ठीक है। सम का अर्थ अगर निकालू, सम का अर्थ होता है सम्यक रूप से, आस का अर्थ होता है पास बैठाना, पास बैठाना, ठीक है, आस का अर्थ है पास बैठाना। अब कोई चीज फैली हुई है, दूर दूर है, मान लो एक चीज यहां है, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां है, आपने इसको पास बिठा दिया, ठीक है, पास बैठा दिया, तो इसी को बोल देते हैं, यानी संक्षेप कर दिया हमने, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, उसको पास बैठा दिया, तो ये इसका अर्थ निकल आया, मिलाप, सिकुड़ना, संक्षेपीकरण, मिलाना और संपूर्णता। और हम समास की प्रक्रिया में यही तो करते हैं, यानी दूर हुए शब्दों को पास बैठा देते हैं, जिनका मेल होता है उनका हम मेल करा देते हैं। अब बात ये आती है जी, हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण रहा इसको, समाज को पढ़ने का, तो आप खुद समझना। मैं एक कहानी लिखने वाला हूं, कहानी, हाँ जी, किसकी कहानी लिखोगे मास्टर जी, बस मैं कहानी लिखूंगा, आप सिर्फ समझना, ठीक है, मैं क्या लिखूंगा, मैं वो कहानी लिखूंगा, अब कहानी कौन सी लिखूं, दिक्कत भी यही है, हैं? कहानी लिखने के लिए भी तो आवश्यकता पड़ेगी, अब कैसी कहानी लिखूं, एक राजा एक रानी, वो वाली कहानी है जी, वो सही रहेगी, बताओ। देखो मैं लिखता हूं, हम्म, महान है उदय जिसका, महान है उदय जिसका, उदय जिसका, कौमा, एक पति का, एक पति का व्रत लेने वाली, महान है उदय जिसका, कौमा, एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री, स्त्री, रेल पर चलने वाली गाड़ी से, रेल पर चलने वाली, रेल पर चलने वाली गाड़ी से अहमद द्वारा आबाद है जो, से जाएगी, या फिर और बढ़ाऊं से पीत हैं जिसके, पीत हैं जिसके अंबर, से पीत हैं जिसके अंबर के दर्शन करने, दर्शन करने जाएगी। मैंने इतना बड़ा वाक्य लिख दिया, ठीक है, इतना बड़ा वाक्य मैंने लिख दिया। अब देखना, क्या इस बात को आप कम शब्दों में लिख सकते हो, यानी जो अर्थ ये एक मैं कहूंगा आपको क्या दे रहा है, ठीक है, यानी इतने सारे वाक्य मैंने इसमें लिखे हैं, जो अर्थ इन सभी वाक्यों से आ रहा है, क्या वो अर्थ किसी छोटी चीज से आ सकता है? हुँ? देखो, मैं यहां चीज देखता हूं, क्या मैं इन शब्दों को रिप्लेस कर सकता हूं?
क्या मैं इन शब्दों को रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? क्या मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूं? है जी, बताओ। महोदय, पतिव्रता रेलगाड़ी से अहमदनगर पीताम्बर के दर्शन करने जाएगी। देखो, बिल्कुल ठीक लिखने की कोशिश की है सचिन गुप्ता, लेकिन अब देखना कि आपने कहाँ गड़बड़ कर दी। ठीक है, तो देखो, हम क्या कर रहे हैं, हमने जाना समास का अर्थ होता है मिलाप, सिकुड़ना। क्या हम इसको सिकुड़न पैदा कर देंगे, या इसको संपूर्णता कर देंगे, संपूर्ण कर देंगे, या इसमें हम मिला देंगे? तो देखना, अब मैं कहता हूं, अब आगे देखोगे आप। महान है जिसका उदय, मैंने कहा महोदय, महोदय, पतिव्रता स्त्री, पतिव्रता स्त्री, महोदय पतिव्रता स्त्री रेलगाड़ी से, रेलगाड़ी से अहमदाबाद, अहमदाबाद पीताम्बर के दर्शन, पीताम्बर दर्शन करने जाएगी। आपने देखा, इतनी सारी बात है, ठीक है, और इतने मैंने शब्दों में लिख दी। तो आपने कहा महान है जिसका उदय, उसको हमने महोदय बना दिया। एक पति का व्रत लेने वाली, उसको प्रतिव्रता कर कह दिया। रेल पर चलने वाली गाड़ी, उसको रेलगाड़ी कह दिया। अहमद द्वारा आबाद है जो, एक विशेष स्थान है, एक विशेष शहर है, उसको हम अहमदाबाद कहते हैं। पीत है अंबर जिसके, पीतांबर किसको बोलते हैं, भगवान विष्णु को, के दर्शन करने जाएगी। अब मैंने इतनी सारी बात को कम शब्दों में, अर्थ वही आ रहा है। तो यही, इसी को हम बोलते हैं समासिक, यानी अनेक पदीय, एक पदिया नाम है समास, यानी अनेक पदों को एक पद बना देना ही समासिक प्रक्रिया या समस्त पद उसको हम कहते हैं। सर रेलगाड़ी रेल पर नहीं, पटरी पर चलती है। लक्ष्य दुबे, तो पटरी गाड़ी क्यों नहीं कह दिया आपने? पटरी, पटरी गाड़ी क्यों नहीं कह रहे, फिर हम रेलगाड़ी क्यों कह रहे हैं भैया? ये हमारा कैसा शब्द है, ये शंकर शब्द है। जो रेल, रेल हम बोलते हैं, जो लाइन बिछी हुई है उसको बोलते हैं रेल, और उस पर जो चल रही है ट्रेन को हम कह देते हैं गाड़ी। ट्रेन को क्या कहते हैं, गाड़ी। और किस पर चलती है, पटरी पर, जो लोहे की बिछी हुई है ना, उसको हम बोलते हैं पटरी, अंग्रेजी में उसको बोलते हैं रेल। ठीक है, और रेल गाड़ी बोलते हैं, पटरी गाड़ी नहीं बोला जाता है। ठीक है ना, ठीक है। तो हमने ये क्या प्रक्रिया कर दी इसमें, हमने, यानी शब्दों को, आप कह सकते हैं, अगर मैं अब आपको समझाऊं कि समास क्या हो गया, तो आप समझ गए। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेपीकरण, यानी शब्दों को पास बैठा देना, या अनेक पदों को एक पद कर देना। ठीक है, क्या कर देंगे? आज तक जब सर बोलते थे कि समास छोटा करता है तो समझ नहीं आता था, आज समझ आया। पलक पांडे, कोई दिक्कत नहीं, समझ तो आपके आ जाएगा, आप होशियार हो, आप 1 मिनट में समझ जाओगे सारी चीजें। ठीक है, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, लिखो, अनेक पदों से, अनेक पदों से एक पद बनाना, एक पद बनाना, एक, एक पदों, अनेक पदों से एक पद बनाना, या मैं कहूं समस्त पद, यही तो बना है, यानी कि अनेक पदों से जब एक पद आपका बन जाएगा, अनेक पदों से एक पद बनाना, ठीक है, जिसे समस्त पद, जिसे हम क्या कह सकते हैं, तो आप यहां ये और ऐड कर देना, जिसे समस्त पद, जिसे समस्त पद या सामासिक, समस्त पद या सामासिक प्रक्रिया भी
कहते हैं। ठीक है, उसको समस्त पद करेंगे, कहेंगे या सामासिक प्रक्रिया, यानी कि जिस प्रक्रिया से हमने इन शब्दों को एक कर दिया उसी को हमने क्या कह दिया, समास। यानी कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्राप्त करना। दीपांशु दुबे, आपकी एकदम बात सही और सटीक है। तो मैं और अनेक अलग अलग शब्दों में और लिखना चाहूं कि शब्दों को संक्षेपीकरण करने के बाद, ठीक है, आपको पता है कि नहीं, यानी कि जो अर्थ हमने इतने सारे वाक्यों से निकाला वही अर्थ हमने कम शब्दों में निकाल लिया। तो यही वैयाकरण का मत है कि कम से कम शब्दों में जो अर्थ जानने वाला है उसको उस अर्थ की प्राप्ति हो रही है। तो जिस जिस प्रक्रिया से वो अर्थ की प्राप्ति हुई है उसी को हम सामासिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है सर, समास और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में क्या अंतर है? तो वही समझ लो कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो हो रहा है वो सामासिक प्रक्रिया के कारण ही हो रहा है। जैसे मैं कहूं, मैं यहां कहता हूं लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका, ठीक है, ठीक है। मैं कहूं गज के आनन के समान आनन है जिसका, गज के आनन के समान, आनन के समान आनन है जिसका, ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने एक यहां लिया था, अहमद द्वारा, अहमद, अहमद द्वारा आबाद है जो, आबाद है जो, ठीक है। या मैं कहूं वीणा है, वीणा है जिनके पानी में, पानी हम बोलते हैं हाथ को, वीणा है जिनके पानी में वे। तो समस्त यानी समास की प्रक्रिया में संधि भी होगी। आप देखना, यानी अनेक पदों को एक पद बना देना। यहां से हमने एक पद उठाया लंबा और इनमें से एक पद उठाया उदर। जब मैंने इन शब्दों को मिलाया, लंबा और फिर उदर, इन दोनों को मिलाया तो हमने एक संधि प्रक्रिया भी इसमें की और शब्द बना हमारा लंबोदर। गुण संधि का उदाहरण है, लंबोदर गुण संधि का उदाहरण है। अब यहां से हमने ले लिया गज, गज के आनन के समान आनन है जिसका, तो गज और आनन, और जब गज और आनन को मैंने जोड़ा, गज धन आनन, ठीक है, आनन, तो समास में आप देख रहे हो संधि प्रक्रिया भी हो रही है। और जरूरी नहीं है कि हो ही, होती है, मतलब यही नहीं कि हर हर एक समस्त पद में हम संधि का प्रयोग करेंगे, नहीं, कहीं कहीं होती है। गज धन आनंद, तो शब्द क्या बन जाएगा, गजानन, दीर्घ संधि का उदाहरण हो गया। अहमद द्वारा आबाद है जो, तो अहमद और आबाद, आ का मेल 10 के आ से हुआ और शब्द हमारा क्या बन गया, अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो आप कह रहे ना अनेक पदिया नाम, यानी एक एक पद बना लेना, अनेक पदों से आप एक पद बना रहे हो, उसी का नाम क्या है, उसी का नाम समास है। वीणा है जिनके पानी में, तो यहां से वीणा लिया और यहां से पानी लिया और वीणा पानी, इसको ऐसे ही मिला दिया। क्या मिला दिया, इसमें संधि नहीं हुई। वीणा पानी, इसको बोलते हैं चक्र पाणी, वीणा पाणी, चक्र पाणी, त्रिशूल पाणी, वज्र पाणी, तो वज्र है जिनके पानी में वे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अनेक शब्दों को एक शब्द कर देना। ठीक है, अनेक पदों से, अनेक पदों से एक पद बनाना, एक पद बना देना ही सामासिक, सामासिक प्रक्रिया, प्रक्रिया कहलाती है। समझे आप कि सामासिक प्रक्रिया किसे कहते हैं? अब जो एक पद ये बना, आपने देखा यहां से दो पद लिए और हमने एक पद बना दिया, यहां से दो पद लिए और हमने एक पद बना दिया, यहां से भी दो पद लिए हमने एक पद बना दिया, या हमने दो पद निकाले हैं जिनकी क्या है, यानी कि जो हमें क्या दे पा रहे हैं, जिनकी प्रधानता है। एक कम प्रधान होगा, एक अप्रधान होगा। तो जहां जहां जो प्रधान है
तो हम प्रधानता के आधार पर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं समास को? तो इनमें यही प्रधान लग रहे थे कि साहब इनको उठाओ और इनसे एक समस्त पद बना दो, ठीक है? तो जो पद बना है, जो समस्त पद बना है, यानी कि जो संक्षेपीकरण के बाद जो हमें प्राप्त हुआ है, उसी को हम समस्त पद कहते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये समस्त पद बन गया, तो आप समझ जाना कि समस्त पद किसको कहा जाता है कि जब हमने अनेक पदों को मिला करके एक पद जो बना दिया, उसको समस्त पद कह देंगे। तो मैं यहां लिख दूं आपके लिए कि शब्दों को संक्षेपीकरण करने के बाद शब्दों को या शब्दों का संक्षेपीकरण करने के बाद करने के बाद जो शब्द जो पद या पदों का संक्षेपीकरण करने के बाद शब्दों की जगह पद भी लिख सकते हैं, तो करने के बाद जो पद बनता है जो पद बनता है उसे समस्त पद कहते हैं, उसे समस्त पद कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? समस्त पद कहते हैं। तो आपने समास की प्रक्रिया जान ली, समास क्या होता है, समस्त पद क्या होता है। एक चीज और रह रही है अभी इसमें, वो है हमारा समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, क्या होता है? समास विग्रह। ठीक है, यहां डालो समास विग्रह। ठीक है, समास विग्रह क्या होता है? हम्म, आप कहेंगे समस्त पद से या समस्त पद को विस्तार रूप देना, विस्तार रूप देना ही समास विग्रह कहलाता है। और लिख सकते हैं जो अर्थ जो अर्थ समस्त पद से मिल रहा हो, जो अर्थ समस्त पद से मिलता है, वही अर्थ वही अर्थ विस्तारित रूप से प्राप्त होता है। ठीक है, जैसे मैं लेता हूं यहां पर रसोई घर, रसोई घर, अश्वशाला, क्या? रसोई घर, अश्वशाला। मैं और कह सकता हूं, आप अगर मैं आपसे कहूं ठीक है, चलो इनका ही बताओ। देखो ये क्या है, ये हम इनको बोलेंगे ये तो समस्त पद हैं। क्या है ये? समस्त पद, जो समास की प्रक्रिया के कारण हमें मिले हैं। अब इनको ही हमें क्या कर देना, इनको ही विस्तारित रूप प्रदान कर देना, यानी रसोई घर। तो आप कहेंगे रसोई के लिए जो घर होता है, रसोई के लिए जो घर होता है उसका नाम ही तो हमने रसोई घर कर दिया। तो यहां से एक पद रसोई उठाया, एक पद घर उठाया, दोनों पदों को मिलाकर के एक समस्त पद बना दिया। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कह देते हैं हम, देखो ये इन दोनों पदों को उठाया, एक पद बना दिया रसोई घर, इसी को समस्त पद कह दिया। या जिस समस्त पद को उठा करके हमने विस्तार रूप दे दिया, वही होता है समास विग्रह। आज समझ में आ रहा है समास? थैंक यू फॉर, अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। अश्वशाला, मैंने कहा इसका समास विग्रह करना, तो अश्व के लिए शाला, अश्व के लिए शाला, साला मत कह देना, शाला और साला में बड़ा अंतर है। ठीक है, लैपटॉप में माई कोर्स का ऑप्शन नहीं मिल रहा है अभी, ये बात बाद में कर लेना, पहले पढ़ लो यार, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपको सिखाने की, आप सीख नहीं रहे हो। यहाँ दर्द होता है मेरे, यहाँ जब तुम ऐसे करते हो, यहाँ, और किसी बात से नहीं होता। तुम्हारी ये बातें ही तो मुझे कमजोर बना देती हैं, यहाँ दर्द होता है मेरे। ठीक है, तभी तो मैं गाता हूँ, आपने सुना होगा, दर्द जब हद से गुजर जाए तो गा लेते हैं।
तो इसलिए अब चुपचाप पढ़ लो। तो ये इस प्रक्रिया, ये जो हमने किया इसी को बोलते हैं समास विग्रह। क्या कहते हैं इसको? समास विग्रह हम कहते हैं। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया? ये हमने समास विग्रह कर दिया। ठीक है, लंबोदर, वीणापाणी, अहमदाबाद, गजानन, ये क्या है? ये समस्त पद थे, और इन पदों को दोबारा से वही रूप प्रदान कर देना, वो हमारा समास विग्रह होता है। तो आपने आज 3 चीजें सीख ली होंगी। 3 चीजें क्या क्या थी? ठीक है सर, आप तो बुक से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जिससे और समझ नहीं आ रहा है। हद करते हो मीनाक्षी गौतम। दीदी आपको सच में समझ नहीं आ रहा? बुक से, मैं तो बुक से पता नहीं कितना अलग पढ़ा रहा हूँ, बुक से तो इसका कोई संबंध नहीं है। आपको बुक में मिलेगी ही नहीं ये सारी चीजें। हैं? हैं? हद करते हो। आ जाओ, मैं अब कमेंट नहीं पढ़ने वाला। तो आपने देख लिया, आपने 3 चीजें जानी। इस इन सभी पदों को मिलाकर के जो हमने समस्त पद बनाया, इस प्रक्रिया को हमने समास कह दिया, और इस समस्त पद से हमने दोबारा विस्तार रूप कर दिया, उस प्रक्रिया को समास विग्रह कह दिया। तो आपने 3 चीजें जान ली, समास, समस्त पद और समास विग्रह। अब इन 3 चीजों के बाद में एक दो चीज और पढ़नी पड़ती है आपको। यह आती है कि साहब इसमें आप पद पद कह रहे हो, पद पद, तो क्या आपने पद नहीं पढ़े? एक पद यहां लिया, एक पद ये हो गया, अनेक पद। अब ऐसे तो पद इसमें और भी हैं, अनेक, इन दोनों पदों को मिलाकर के मैंने एक पद बना दिया। यही तो किया है मैंने। इन यहां देखो, इतने सारे पद में से मैंने 2 पद बना दिए, और एक पद मिलाकर के इन दोनों को बना दिया। ठीक है, मैंने इतने सारे पद से, इनमें से मैंने मेन मेन पद उठाए और एक पद बना दिया गजानन। मैंने यहां से इतने सारे पदों में से 2 पद उठाए और मैंने एक पद बना दिया अहमदाबाद, बना दिया। तो इसमें क्या होता है? पद। या पद पद कह रहे हो, या पद की इसमें कोई प्रधानता होती है? किस कारण से आप कह सकते हैं, किस कारण से आप कह सकते हैं कि हमने आज तक यही पढ़ा है समास में कि पद की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, सामासिक शब्द क्या होता है? इसको, समस्त पद को ही हम सामासिक पद कह देते हैं। यहां लिख दो, समस्त पद को ही, समस्त पद को ही, पद को ही सामासिक पद कहते हैं, सामासिक पद कहते हैं। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब आ जाओ। अब जब हमने ये सब सारी चीजें जान ली कि ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो अब आओ पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। ठीक है, पद की प्रधानता के आधार पर समास के भेद। आपने ये देखा, हमने क्या शब्द बनाया? रसोईघर। हमने क्या बनाया? अश्वशाला। मैं यहां लिखता हूं, मैंने एक शब्द लिखा विद्यालय, विद्यालय। ठीक है, मैंने एक शब्द लिखा, क्या? दशानन, दशानन। मैंने लिखा चतुर्भुज, मैंने लिखा तिरंगा। अब आप कह रहे होंगे, इनमें से प्रधान कौन है? कौन सा प्रधान है? इस शब्द में विद्या प्रधान हुई या आलय प्रधान हुआ है? ये जो समस्त पद मिला, इसमें यो दश, दश, दश आया, या मैं कह दूं 10 कह दूं, 10 है आनंद, तो दशानन आप 2 तरीके से आपने देखा होगा लिखा हुआ। इसमें दश है प्रधान या आनंद प्रधान है, ये बताओ मास्टर जी। ये 2 पद हैं इसमें। ठीक है, तिरंगा, ति किससे बना? 3 से ति बना, 3 से ति बना, और रंगा, रंग से रंगा बन गया। ठीक है, तो 3 और रंग, इनमें कौन सा प्रधान है जी? क्या पहला पद प्रधान है? इसको बोल दिया उत्तर पद। पूर्व पद, ये पहले वाले पद को हम क्या बोल देते हैं? पूर्व, यानी पहला वाला, इसको बोलते हैं पूर्व पद, इधर जो मैंने लिखी है। और जो दूसरा पद है, कौन सा? दूसरा पद, इसको हमने नाम दे दिया उत्तर पद कह दूं या दूसरा पद कह दूं,
तो उत्तर पद आपको पता चल गई। यानी इधर जो मैंने लिख दिए इसको पूर्व पद, यानी पहले, जो पहले आ रहे हैं शब्द में। जैसे मैंने कहा माता पिता, एक और लेता हूं आप समझना, मैं यहां लिखता हूं माता पिता, माता और मैंने लिखा पिता, ठीक है, माता पिता लिख दिया मैंने यहां लिख दिया आपसे यथाशीघ्र, यथाशीघ्र, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहां जो पहला पद दिख रहा है आपको, यहां माता दिख रहा है कि नहीं, और यहां दूसरा पद मैं कहूं पिता दिख रहा है कि नहीं, पिता। यहां मैं कहूं पहला पद आपको यथा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दूसरा पद या मैं कहूं आपका उत्तर पद क्या दिख रहा है, शीघ्र दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। तो दो पद हो गए, तो इन दो पदों में कौन सा प्रधान है। इन दो पदों के बनने के बाद में किसकी ज्यादा चलेगी, शादी हो गई, पति की चलेगी या पत्नी की चलेगी। भाई वो तो पहले तो ठीक है, दूर दूर रह रहे हैं, कोई पता नहीं किसकी चलेगी, जब वो मिलते हैं, घर में रहने लगते हैं, तब पता चलता है कि पति की चल रही है या पत्नी की चल रही है, ठीक है। तो कहते ना पहले समाज पुरुष प्रधान था या स्त्री प्रधान था, अब समाज कैसा है, अब दोनों ही प्रधान होते जा रहे हैं। तो दोनों प्रधान होते हैं, पापा की भी चलती है, मम्मी की भी चलती है। तो ये समझ लो, जहां मैं इसी से समझाऊंगा आपको, जहां पूर्व पद प्रधान हो आपको दिखेगा, जहां आपको पूर्व पद प्रधान दिखे, पूर्व पद प्रधान, जहां पापा की चले, इसकी जब पापा की चलती है पूर्व पद प्रधान, तो कौन सा हो जाएगा, जिसमें पूर्व यानी पहला वाला पद प्रधान होता है, जिसमें पूर्व से पापा समझ लेना, जहां पापा की चलती है उसको बोलते हैं अव्ययी भाव। कौन सा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। जिस जिस प्रक्रिया से जो समस्त पद बना होता है उसमें जो पूर्व पद की चलती है, तो वो समझ लेना पूर्व पद प्रधान जिसमें हो उसको बोल देंगे अव्ययी भाव, ठीक है। जिसमें पापा की चलती है, पूर्व पापा की, ठीक है। अब दूसरी बात आती है उत्तर पद प्रधान, यानी कि ये जिसमें उत्तर पद प्रधान आ जाए, ठीक है, उत्तर पद प्रधान, जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, यानी दूसरे की चल रही हो, जिसमें मम्मी की चले, इसकी चले, जिसमें मम्मी की चल रही हो, तो कौन सा प्रधान हो जाता है जी, जिसमें कौन सा प्रधान हो, उत्तर पद प्रधान हो, उसको बोलते हैं तत्पुरुष, तत्पुरुष, तत् बोलते हैं एक तरीके से बाद में, जो पुरुष की बाद में चलाए, जहां पुरुष लिख रहा है, जो पुरुष की बाद में चलाए, ठीक है ना, उसको बोलते हैं तत्पुरुष समास। और जब कहते ना प्रेम से चीजें चलती हैं, प्यार से चलती हैं, कि आधा तुम मेरी मानो, आधा मैं तुम्हारी मानूंगी, उससे उससे चलेगा, ठीक है। तो जब लव मैरिज हो, ये अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज, तो कुछ अरेंज मैरिज में पापा की चलती है, और कुछ अरेंज मैरिज ऐसी हुई हैं जिसमें मम्मी की चलती है। लेकिन अब जो ये समासिक क्रिया यानी समस्त पद बना, तो जिसमें क्या दोनों पद प्रधान हो जाएंगे, यानी दोनों मिल बांट करके रहते हैं, तो दोनों पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, ठीक है। जो क्या है, एक तरह से समझ लो लव मैरिज है, अब ये दोनों मिल बांट के रह रहे हैं, तो जिसमें दोनों पद प्रधान हो, यहां देखो माता और पिता, किसको कह दोगे, जिसमें माता प्रधान है या पिता प्रधान है। तो ये क्या है, इसको बोल देते हैं हम द्वंद्व समास। क्या, द्वंद्व का अर्थ होता है लड़ाई, जिसमें लड़ाई होएगी नहीं, द्वंद्व होएगा ही नहीं, तो उसको हमने नाम दे दिया द्वंद्व समास, कि साहब दोनों की चलेगी कोई दिक्कत नहीं, दोनों की चलेगी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक शादी ऐसी जिसमें घर के मुखिया जो बड़े हैं उनकी चलती है, तो दोनों पद प्रधान, एक होता है दोनों ही पद अप्रधान होते हैं, यानी दोनों में से, तुम दोनों में से किसी की नहीं चलेगी, चलेगी किसकी, सासू की या ससुर की। तो दोनों अप्रधान हो तब, दोनों पद कैसे हो, अप्रधान, अप्रधान के साथ कोई दिक्कत नहीं, तुम मस्त आराम से रहो, कोई फैसला लेना है कोई और ही देगा, यानी किसी कोई तीसरा आकर के क्या बन जाए, टीटी, ठीक है ना, कोई तीसरा आकर के जब टीटी बनता है, किसी तीसरे की ओर इशारा हो, बहुव्रीह, क्या, बहुव्रीह समास उसको हम कह देते हैं, ठीक है। बहु व्रीह, व्रीह बोलते हैं अन्न को, बहु व्रीह बोलते हैं अन्न को। तो बहु अन्न के लिए किससे पूछती है, सासू से, अन्न के बारे में ससुर से पूछ लेगी कि साहब क्या करें, अब खाने के लिए नहीं है, तो पूछना तो पड़ता है, तो
पति तो वैसे ही बोल देता कि पूछ लो, मम्मी से पूछ लो, तो वो मम्मी से पूछ रही है इसी तरीके। ठीक है सर, वर्णमाला तथा संधि वाली मैराथन क्लास की पीडीएफ ऐप पर डाल दीजिए। कोशिश यही रहेगी कि डाल दूं, लेकिन जो जुड़ा है उसको ही तो सब कुछ मिला है, तो जुड़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप बाद में देखने की कोशिश कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, कोशिश करेंगे। ठीक है सर, पता कैसे चलेगा कौन है प्रधान? कोमल, ये हम बताएंगे ना। कोमल भाई, बिल्कुल कोमल लड़की हो या कोमल लड़के हो, क्योंकि दोनों ही, ठीक है, उभयलिंगी है ये नाम। उभयलिंगी यानी कि स्त्रीलिंग में भी होता है और पुल्लिंग में भी होता है। ठीक है, तो आपने देखा जिसमें पापा की चलती है अव्ययी भाव, जिसमें मम्मी की चलती है तत्पुरुष समास, और जिनमें दोनों की चलती है लव मैरिज वाला, जिसमें लड़ाई नहीं होती यानी द्वंद्व नहीं होता, तो वो द्वंद्व समास। और जिसमें किसकी बाबा की चलती हो या अम्मा की चलती हो, वो बहुव्रीहि है समास। तो पद की प्रधानता के आधार पर हमने 4 भेद जान लिए समास के। कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि है समास। ठीक है, ठीक है ना? चलें आगे चलें। अब ये हमने पद की प्रधानता के आधार पर जान लिया। यूपी ट्रिपल एससी आपसे पूछे कि पद की प्रधानता के आधार पर समास के कितने भेद होते हैं, तो आंख बंद करके कह देना जी 4। आपने याद कर लिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये पूछ ले हिंदी में समास की, या हिंदी में समास के कितने भेद होते हैं? हिंदी में समास के कुल भेद, हिंदी में समास के कुल भेद, तो वो कितने होंगे भैया? वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। अब यहां 6 कैसे? अब पद की प्रधानता के आधार पर तो आप जानते ही हो कि जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वो अव्ययी भाव। ठीक है जी, कौन सा? अव्ययी भाव। और जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अब देखो, अब पापा की चल रही है, ऐसे घर तो कम है। जहां आदमियों की चल रही है, ऐसे घर कम है। अब क्या हो गया है? अब भाई एक की ही चल रही है, यानी स्त्री प्रधान होता जा रहा है, चलने नहीं दे रही है किसी की। तो यही है तत्पुरुष समास। ऐसे 2 घर और आगे, यानी इसी से मिलते जुलते 2 घर और हैं। एक तो होता है द्विगु समास। कौन सा है? या तो आप यहाँ चलो लिख दो, यही लिख दो द्विगु समास। ऐसा और है एक और घर, द्विगु समास। इसी के अंदर हमने ले लिया कि ठीक है, तुम दोनों में से एक को ले रहे हैं, तो इसी का भेद आ जाता है एक द्विगु समास। और इसी का एक और है कर्मधारय। कर्मधारय, जिसने कर्म का धारण कर लिया। तत्पुरुष समास जैसे कर रहा है वैसे ही यही कर रहा है। यानी पद की प्रधानता के आधार पर अगर पूछा जाए तो इसी के अंदर तत्पुरुष समास के अंदर ही द्विगु समास और कर्मधारय समास आ जाते हैं। मैं 1 नंबर इसको दे दूं, दूसरा नंबर इसको दे दूं, तीसरा नंबर इसको दे रहा हूं, चौथा नंबर इसको दे रहा हूं। बाकी आपने 5वां नंबर तो पढ़ लिया पद की प्रधानता के आधार पर, जिसमें लव मैरिज हुई थी तो द्वंद्व वाला था। तो द्वंद्व वाला था कि नहीं था, इसको याद कर लो आप। कौन सा था हमारा? द्वंद्व समास। कौन सा? द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा हो जाएगा हमारा? द्वंद्व समास। और जो छठवां है, जिसमें ना पापा की चल रही ना मम्मी की चल रही, किसकी चल रही है? या तो अम्मा की या फिर बाबा की। ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा बहुव्रीहि। जब बहु अन्य के लिए पूछती है, बहुव्रीहि, उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। ठीक है जी, समझ में आ गई चीजें? समझ में आ गई? तो कितने हो गए? पूरी क्लास यूट्यूब पर अवेलेबल है इस बैच की। बलीराम यादव भाई, क्या करें, अब घुसपैठिए आ गए हैं, वो घुसपैठिए इस कार्य को कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता। ठीक है, लड़का हूं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लड़का है। शीतल दीक्षित, ये लड़का है, लड़की नहीं, आप कह रहे हो लड़की है। ठीक है, तो आपने यहां तक जान लिया। हमने ये सारी चीजें जान ली कि हिंदी में पूछे समास के कुल भेद, तो आपको उत्तर देना 6। पद की प्रधानता के आधार पर पूछ ले, क्योंकि पद की प्रधानता के आधार पर इन दोनों समास को हम इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। ये पद की प्रधानता के आधार पर आए तो भैया ये मम्मी की चलने वाले परिवार बहुत हो गए। अब तो ये उत्तर पद प्रधान हो गया। कौन सा? ये उत्तर कौन देगा? मम्मी, उत्तर पद। ठीक है, अब छोरे का ब्याह करना है नहीं करना, साहब लाला की मम्मी से पूछ के बताएंगे, तो तब तक उत्तर नहीं आएगा मम्मी से, तो उत्तर पद प्रधान हो गया है हमारा। ठीक है, उत्तर पद प्रधान।
ठीक है, साहब छोरा की माँ बतावेगी ब्याह करनो कि ना करनो। ठीक है, तो वही चीज है। ठीक है ना, समझ में आई। अब चलते हैं, ठीक है, अब चलते हैं। सर जी मेरा एक डाउट बता दें, बताओ डाउट, बाकी आप डाउट ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो हमने क्या क्या चीजें जानी, आज हमने समास को थोड़ा सा जाना कि ये समास होता क्या है, समास का अर्थ क्या है, आस कैसे बना, अब मतलब आस से क्या अर्थ निकलता है, आस से निकलता है पास बिठाने का। तो आप देखते हैं हम पास बिठाए कि नहीं बिठाए। सम का अर्थ है सम्यक रूप से, किससे, सम्यक रूप से, सम्यक रूप से यानी अच्छे तरीके से, सही ढंग से, सही ढंग से। ठीक है, और पास बिठा देना, भैया तरीका ढंग सम्यक ठीक तरीके से ही तो बिठाएंगे। अब ऐसी तो नहीं कि जो मेल, जो अर्थ हमारा इतना बड़ा क्या कहते हैं हमें दे रहा था, ठीक है, इतने सारे वाक्य हमें जो अर्थ दे रहे थे वो अर्थ हमें एक वाक्य से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ठीक तरीके का सम्यक रूप से पास जब बिठा रहे हैं, उसी प्रक्रिया को हमने समास नाम दिया। ठीक है, अनेक पदों को एक पद बना देना, उसको, या अनेक पद से जो एक पद मिला उसको हमने समस्त पद नाम दे दिया, या सामासिक पद उसको कह दिया। फिर हमने जाना कि ये बताओ ये जो समास विग्रह होता है वो क्या होता है। तो हमने कहा कि जो हमने समस्त पद बनाया था, जो समस्त पद हमने बनाया था, ये क्या बना दिया, समस्त पद बना दिया। जो समस्त पद हमने बनाया था उसको दोबारा से ही मूल रूप में लिख देना, यानी जो अर्थ हमें समस्त पद से आ रहा था वही अर्थ हमें समास विग्रह करने के बाद में आए। तो महान है उदय जिसका महोदय, एक पति का व्रत लेने वाली स्त्री पतिव्रता, रेल पर चलने वाली गाड़ी तो रेलगाड़ी, अहमद द्वारा आबाद, इन सारे शब्दों से एक बना दिया। सर पद की प्रधानता पहचान बता दीजिए। शाहनी यादव, अब इसी पर हम चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसी से हम बिल्कुल चर्चा करेंगे, आप निश्चिंत रहें। आपको समास कंठस्थ ना हो जाए तो आप कहना कि मास्टर जी आपको पढ़ाना नहीं आता, आपको पढ़ाना छोड़ देना चाहिए। तो आपने इस तरीके का समास आज तक के इतिहास में कहीं भी नहीं पढ़ा होगा। आप समास को समझ ही नहीं पाते हो कि ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है, कारण क्या है। हमसे ना होता जी, कारण बता दो इसका क्यों पढ़ना पड़ता है। सर पद की प्रधानता से समाज 6 होते हैं शायद, पद की प्रधानता के आधार पर अनुज चौधरी 4 होते हैं भैया। चौधरी साहब समझो बात को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो ये है हमारी आज की कक्षा। और कल जो हम पढ़ेंगे, कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे अव्ययी भाव। तो हम यहां से हेडिंग डाल लेते हैं, पहला अव्ययी भाव, अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। कैसा समास होगा ये, पूर्व पद प्रधान। मैं आपको पहचानने की ट्रिक भी बता दूंगा, आप 1 मिनट में पता लगा लोगे कि साहब ये बहुत ही सरल है, हम इसका उत्तर पल भर में ही दे देंगे। ठीक है, तो अव्ययी भाव समास कैसा हो गया जी, ये तो जी आपने ही बताया मास्टर जी, ये तो पूर्व पद प्रधान होता है, यानी पापा वाला, यानी जिस घर में पापा की चलती है पूर्व पद प्रधान होगा। ठीक है, और ये कभी इसका ज्यादातर, तो मैं कहूं ज्यादातर तो जो एग्जामिनर है आपसे सिर्फ पहचान पूछता है कि इस समास में कौन सा इस समस्त पद में कौन सा समास है। ठीक है, इस समस्त पद में कौन सा समास है, सिर्फ ये पहचानने की दृष्टि से आएगा, पहचान पूछता है एग्जामिनर, समास विग्रह इसका नहीं पूछता है ज्यादातर। ठीक है, पीतांबर का अर्थ श्री कृष्ण होता है, पीतांबर पीत है जिसके अंबर, तो भगवान विष्णु के पीले अंबर होते हैं, अंबर बोलते हैं हम किसको, कपड़े को, लत्ता। भले मेरे समझ में ना आए लेकिन आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। फिर क्या पढ़ाना हुआ, विद्या शंकर शुक्ला। जब आपके समझ में ही नहीं आ रहा तो फिर मेरा पढ़ाना अच्छा किस प्रकार से हो गया, फिर तो मेरा पढ़ाना अच्छा नहीं हुआ। तो ठीक है, आज हम यहीं तक रखते हैं आज की इस कक्षा को, हम यहां से शुरू करेंगे अव्ययी भाव समास से कल, और बड़े अच्छे तरीके से हम समास को पढ़ रहे होंगे। लगभग 4 से 5 कक्षाएं आपकी समास की होने वाली हैं। समास आपको जीवन भर के लिए कभी तंग नहीं करेगा, कभी परेशान नहीं करेगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं आज की इस कक्षा को। तो आप अगर कुछ सुनने के इच्छुक हों तो मैं आपको कुछ सुना दूं, क्योंकि भाई याद तो करके लाता हूं, तो फिर भी क्या हो जाता है, मैं भूल जाता हूँ आपको समझाने के चक्कर में। शायर नहीं हूँ फिर भी शायर बनना पड़ता है आपके लिए। ठीक है, सर ऐप खोलने में दिक्कत होती है तो आप उसको अपडेट कर लो।
ठीक है, सही बता रहा हूँ, सही बता रहा हूँ। समास गारंटी दे रहा हूँ, समास इस तरीके से आपने कभी नहीं पढ़ा होगा। बताओ, पढ़ा है तो बताओ कि नहीं साहब आप तो वैसे ही बकवास कर रहे हो, हैं? ऐसी बात नहीं है भाई, खोजनी पड़ती हैं चीज़ें, कैसे आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है? ममतेज सर बिल्कुल ईज़ी लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, इसलिए उनकी हैबिट है, मुझे आप प्लीज़ बुरा ना मानें। मीनाक्षी गौतम, बुरा मानने की बात ही नहीं है, तो वही तो है जिससे आपकी वाइब मैच होती है। तो आपने कहा उससे तो मेरी वाइब मैच होती है, उससे मुझे बात करना अच्छा लगता है, तो यही समझ लो, आपसे मेरी वाइब मैच नहीं हो रही होगी या आपकी मुझसे वाइब मैच नहीं हो रही होगी, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। जिसको अच्छा लग रहा है, वो पढ़ रहे हैं। चलो, तो सुनकर जाना, ठीक है? आपके लिए एक अच्छी-सी लाइन है, सुनना। कोई ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, कोई ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते। अब ज़रूरी नहीं है कि आप इस बात को कहीं और जा कर के जोड़ो, ठीक है? कोई ना मिले तो किस्मत से गिला नहीं करते, अक्सर लोग मिलकर भी नहीं मिला करते, हर शाख पर बहार आती ज़रूर है मगर, शाख बोलते हैं शाखा को। हर शाख पर बहार आती ज़रूर है, मगर हर शाख पर फूल खिला नहीं करते, ठीक है? तो ज़रूरी नहीं है कि हर शाखा पे फूल खिलें, ठीक है? तो मिलते हैं फिर आपसे कल अव्ययी भाव समास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।